अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी के न्यू कॉन्सेप्ट जॉइंट प्रोबेबिलिटी के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी बेसिकली दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन में आने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं हम उसकी प्रोबेबिलिटी को बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। तो आप ये जैसे कि सैम्पल स्पेस में देख सकते हैं, ये सैम्पल स्पेस में जो सेंट्रल वैल्यू जो उनके इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहे हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उसकी बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो आप अगर आप इसको वेन डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये बेसिकली ए और बी, अगर ये दो आपके पास सैम्पल स्पेस लिखे हुए, तो इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये अगर इसको मैं कहता हूँ ए है और ये ऐसे दिस इज बी, दिस इज अ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। हमें बेसिकली ए और बी के जो इंटरसेक्शन है, जो ज्वाइन हो गए इन्होंने बनाया है, उसको बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना है, हमारा ये एक टारगेट है। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो है करना ये होता है कि ये आपके पास अक्सर ये जब स्टेटमेंट्स में लिखी हुई होती है तो स्टेटमेंट्स में ये एंड के साथ लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी में जब भी आपसे पूछेंगे स्टेटमेंट अगर आपको दी गई है तो वहाँ पर वो एंड का वर्ड बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इस तरह से लिखा जाएगा। नोटेशंस में ये भी नोटेशन के तौर पे यूज़ होता है, पर मोस्टली इसको हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट्स में होता है। और इन नोटेशन में एक ये यूज़ होता है इंटरसेक्शन का साइन, ये भी यूज़ होता है। और कहीं कहीं कुछ बुक्स में प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इस तरह भी लिखी जाती है, कॉमे के तरह। ठीक है, ये सब इसकी नोटेशंस हैं। अगर आपके पास ये नोटेशंस कहीं लिखी हुई नज़र आए तो आप ये समझ जाएंगे कि आपके पास आपको क्या निकालना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में दो आपके पास केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं। और आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है और अगर आपने मेरी प्रीवियस एक वीडियो डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया, अगर इसको मैं कहता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब तो ये होता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन आता ही नहीं। ठीक है, जब कॉमन ही नहीं आता तो इसका मतलब इस बात का सेंस ही नहीं बनता कि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती ज़ीरो है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ कॉमन ही नहीं होता। जब कॉमन ही नहीं होगा तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते, तो उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर ऐसा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी, सिंपल, और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास, पहला फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी और सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है, व्हाट इज अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग द नंबर 5 ट्वाइस इन अ फेयर 6 साइडेड डाइस, कि मतलब एक डाइस 6 साइड जो होता है उसको रोल किया है, तो बताइए 5 की 2 टाइम्स निकालें तो 2 टाइम्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप रोल करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। मतलब अगर आप से पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी निकालें कि एक डाइस जो है रोल करते हैं तो उसकी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या उसकी होगी, 1/6 होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसकी फर्दर सॉल्व करता हूँ तो इसको क्या हो जाएगा, 0.1666। ठीक है, इसी तरह जब सेकंड टाइम डाइस रोल करूँगा तो उसमें भी 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 एक नंबर है और उसके 6 रिजल्ट्स होते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, इसकी भी 1.666। ठीक है, तो इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे की रिजल्ट्स पर, प्रोबेबिलिटी पर, दोनों एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रिजल्ट ऑफ गेटिंग 5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब आंसर फाइनली इसका आएगा 0.0277। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड
फॉलोड बाय अ टेल इन अ कॉइन टॉस। टॉइस कॉइन को टॉस किया है, आपको पता है कि कॉइन को टॉस कर रहा है, तो उसमें दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, तो ये क्या हो जाएगी 0.5, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो भी क्या होगी 1/2। सॉरी टेल ही क्या है, फर्स्ट टाइम भी टेल है, सेकंड टाइम भी टेल है, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। ठीक है, अब इसकी भी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 0.25। ये तो हमने वो दो एग्जांपल्स किए जब आपके पास दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है पर जो आपके पास इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। याद रखिएगा ए यूनियन बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी में ये आप पहले वाले की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे वाले की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, और ये दोनों के इंडिविजुअल वीडियोस बनी हुई हैं, अगर मार्जिनल और कंडीशनल नहीं पता तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, याद रखिएगा जो जिसका पहले जिक्र किया है उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और जिसका बाद में जिक्र किया है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को निकालना है और इसके बाद जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, ये एक टेबल दिया गया है एक कंपनी का एम्प्लॉयज़ का कि वो उसमें कितने लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हैं और कितने ग्रेजुएट नहीं है, उसमें मेल और फीमेल की पूरी काउंटिंग उन्होंने दी हुई है, और आपसे बोलते हैं इफ़ मेंबर, एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं मेंबर को, और वो उसको एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट कमेटी के लिए, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एम्प्लॉय इज़ अ फीमेल एंड अ कॉलेज ग्रेजुएट। अब उन्होंने मांगा क्या है, ये अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी स्टेटमेंट देते हैं तो ये एंड का वर्ड साथ स्टेटमेंट में लिख के पता चल जाता है कि ये आपकी को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपसे इन्होंने डिमांड क्या की है, लिखते हैं ज़रा। उन्होंने बोला है कि आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, यहाँ ज़रा देखें ये निकाला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एम्प्लॉय इज फीमेल एंड, हम लिख देते हैं एंड, और क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ये निकालना है। इसको अब हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट वाले का ऊपर जैसे बताया मैंने आपको, फर्स्ट वाले की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, मतलब किसकी, फीमेल की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और ग्रेजुएट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपने निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब इसको ज़रा इंडिविजुअली पहले आपको निकालना है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल मतलब टोटल फीमेल, मार्जिनल मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी, फीमेल की निकालते हैं, तो फीमेल टोटल हमारे पास कितनी है 13, यहाँ से देखें फीमेल टोटल कितनी है आपके पास 13, और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 40, ये रहे। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, ये सॉरी फीमेल है, अब मुझे निकालना है ग्रेजुएट, और क्या निकालना है, फीमेल निकालनी थी, ये फीमेल है, मैंने लिखा था ये गलत हो गई, फीमेल। ठीक है, ये ग्रेजुएट और फीमेल ये कितने हैं, अब ज़रा देखिएगा। इसमें पहले इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको समझाया था कि ये फीमेल जो है, पहले आप टोटल देखें फीमेल कितनी 13, तो आप नीचे डिवाइड में लिख देना 13, और गर्ल्स, उसमें से गर्ल्स कितनी है 13 में से, ये जो टोटल 13 है उसमें से आपके ग्रेजुएट कितनी है, सॉरी ग्रेजुएट कितने यहाँ पर 4 है, तो ये आगे यहाँ से आ जाएगा 4/13। ये दोनों आपने निकाल ली। अब ज़रा फॉर्मूले में यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूले में इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड ग्रेजुएट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल मल्टीप्लाई बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट, ये दोनों को कैंसिल किया और आंसर आपके पास आ गया 0.100। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से, अगर आपको नहीं देते इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो इस तरह करेंगे। देखिए इसी फार्मूले से आपको अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो देखिए मैथ्स का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये निकालनी, तो आपको सिंपल क्या करना है, नीचे फार्मूला है मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको ड्राइव करके आपको समझा दूँ। मैं सिर्फ इसको यहाँ होल्ड करता हूँ और क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, उसको मैंने वहीं रखा लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर इसको यहीं रखा, और डिवाइड में क्या मैंने थ्रो कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए। ये देखें इस फॉर्मूले से ड्राइव करके। अब इसको मैं समझाता हूँ कि आपको किस तरह से
अपने जहन में रखना है। देखिए भाई, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, तो ज्वाइन प्रोबेबिलिटी उस बी के साथ ए की निकालें और उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें। मतलब यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, जबकि यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी है, बी की। अब ये फॉर्मूले को जरा हम यहाँ जरा देखते हैं, ये फॉर्मूले में क्या कह रहा है, ये देखें जरा फॉर्मूले में। यहाँ पर भी क्या है, अगर आपको बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए के साथ ज्वाइन प्रोबेबिलिटी निकालें उसकी और ए की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें। और अगर ए की आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको पी ऑफ ये अगर इधर क्रॉस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए आ गया ए से भी और नीचे कौन आ जाएगा यहाँ पर, बी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है इसमें ये ट्रिक है कि अगर आपके पास ए बाद में आ रहा है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा यहाँ पर, और यहाँ बी में बाद में आ रहा है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। ठीक है, ऊपर इसको क्रॉस भी कर देंगे, ए और बी लिखें या बी ऑफ ए लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाइए जरा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन देते हैं, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये आपको क्वेश्चन दिया है कि ये आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ जरा देखिए बी, बाद में बी लिखा हुआ तो यहाँ बी आएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये क्या आपको गिवन है, बिल्कुल ये रहा 0.45 डिवाइड बाय पॉइंट, ये 0.65। इन दोनों को हम अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 9/13। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.623। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ आपको सीखने को मिल रहा है मेरे चैनल से तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और ताकि आपके पास जो है जो भी रिसेंट अपडेट मैं कॉन्सेप्ट के डालता रहता हूँ वो आपके तक पहुँचते रहें टाइमली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।